हेलो बच्चों, ये थर्ड टेस्ट का डेस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन का सेकेंड वीडियो। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 16 से 30 तक। जिनके पास भी पीडीएफ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं लेता, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट, तो क्वेश्चन लोड कर लेते हैं क्विकली, देन right. So ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16। What is in the question number 16? एक स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच लेंथ L है, फोर्स कांस्टेंट K। पहले उसको X लेंथ स्ट्रेच किया, फिर Y लेंथ स्ट्रेच किया, तो वर्क डन इन सेकेंड स्ट्रेचिंग। लाइक सो वर्क फ्रॉम X to Y. So work done, this will be equal to work done to stretch by y minus work done to stretch by x. So work done to stretch by y is half k x plus y square, क्योंकि x तो पहले ही स्ट्रेच हो चुका था। देखो ये ऐसे है, पहले हमने इसको x स्ट्रेच किया, x स्ट्रेच किया तो ये यहां आ गया, फिर हमने इसको y स्ट्रेच किया तो ये फिर इतना हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज x एंड दिस इज y। तो टिल लास्ट इट इज स्ट्रेच्ड बाय x प्लस y। तो हम क्या लेंगे, वर्क डन टू स्ट्रेच अप टू y इज k x प्लस वाई स्क्वायर एंड देन माइनस हाफ k x स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करो, दैट इज हाफ k देन x प्लस y का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हाफ k एंड देन फर्दर y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ गया, देन बच गया क्या अंदर 2x प्लस y। तो ky by 2 2x प्लस y। सो दिस विल बी आवर आंसर। राइट, the next question is 17. A shell is fired from a cannon with a velocity v at an angle theta with horizontal at the highest point. It exploded in two pieces of equal masses. One of the piece retraced its path and the speed of other piece is. हमने एक बॉम्ब को थ्रो किया, मान लेते हैं मास 2m था, क्योंकि दो पीस हो रहे हैं तो क्यों फ्रैक्शन में जाना। यहां पे जाके ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक पार्ट वापस आ गया और एक पार्ट का हमें पता नहीं। राइट, तो पहले तो ये देखते हैं, जब ये यहां से यहां पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी थी। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है v cos थीटा। प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट की हाईएस्ट पॉइंट पे अगर इनिशियल वेलोसिटी v थी तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी v cos थीटा। तो जो रिट्रेस करेगा उसकी वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, जिस वेलोसिटी से जाता है उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। सो दिस वेलोसिटी 2 मस्ट बी v cos थीटा एंड ये हम मान लेते हैं v डैश, इसकी वेलोसिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हम ये पॉजिटिव x डायरेक्शन i कैप हो गई और ये नेगेटिव डायरेक्शन माइनस i कैप हो गई। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, दैट इज इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, 2m v cos थीटा इन विच डायरेक्शन i कैप। फाइनल मोमेंटम इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, अब मास कितना हो गया 2m से m, क्योंकि दो पार्ट हो गए, दो पीस हो गए, तो एक का मास टोटल 2m था तो एक का मास m, दूसरे का भी मास m। तो इसका मोमेंटम हो गया m v cos थीटा, बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यू विल टेक माइनस i कैप एंड प्लस m v डैश, जो हमें निकालना है। अब इसमें m तो सारे कैंसिल हो गए, ये माइनस कॉस थीटा
आई इधर जाएगा, तो ये हो गया v डैश इज इक्वल टू 3v cos theta I cap. That means it will keep moving in the same direction with the velocity 3 times of the initial velocity, right? So it will move with the 3v cos theta in the direction it was moving. So this will be the answer. ये आंसर हो जाएगा. 3 particles ABC of equal masses moving with same speed v along the medians of an equilateral triangle collide at the centroid. सेंट्रॉइड पे कोलाइड कर रहे हैं, 3 masses है इक्वल उसके, तो ये मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल हो गया, राइट. एंड दे आर फॉलोइंग दिस, ऐसे देन ऐसे एंड ऐसे. So 3 masses, the 3 masses, the 1, the 2 and the 3. ये इधर को चला, ये इधर को चला एंड ये इधर को चला. तीनों की वेलोसिटी कितनी है? v. ऑल मूविंग विद द वेलोसिटी v. सबकी वेलोसिटी v, v, v. तो एट दिस पॉइंट जाके इसमें कोलिजन हो गया. नाउ दीज आर द 3 वेक्टर्स. कौन कौन से? राइट. एक ये और एक ये. तीनों का मोमेंटम कितना? mv, mv एंड mv. तो 3 वेक्टर अगर इक्वल एंगल पे हैं तो देन देयर सम इज 0. सम कितना हो जाएगा? 0. सो व्हाट वी गेट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज 0. By the conservation of momentum, initial momentum must be equal to final momentum. तो final momentum भी 0 होना चाहिए. ये तो हो गई initial situation. अब final situation, A come to rest. This rest. Then B retraces its path. ये B ये आ गया वापस v वेलोसिटी से, रिट्रेस किया पाथ को, और हमको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ c. पता नहीं कितना है, v डैश मान लेते हैं. सो फाइनल मोमेंटम शुड बी 0. तो फाइनल मोमेंटम मस्ट बी 0. अब फाइनल मोमेंटम में a का मोमेंटम तो 0 हो ही गया, दैट इज मोमेंटम ऑफ a प्लस मोमेंटम ऑफ b प्लस मोमेंटम ऑफ c इज इक्वल टू 0. मोमेंटम ऑफ a तो 0 हो गया. मोमेंटम ऑफ b एम v जो भी डायरेक्शन है, प्लस मोमेंटम ऑफ c एम v डैश, नहीं मालूम क्या डायरेक्शन है. तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया v डैश इज इक्वल टू माइनस v. सो व्हाट डज इट मीन? दिस द थर्ड, इफ b is going in this direction with the velocity v, then c will go in this direction with the velocity v. So that is opposite to each other, right? So this was, ये basically collision के questions होते हैं, उसमें हम usually conservation of momentum apply करते हैं. Usually collisions होता है तो conservation of momentum तो होता ही है. तो पहली चीज collision के केस में जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए, that is conservation of momentum, right? ये हमारे पास सिस्टम है, 6 बॉल्स ऐसे लाइंड अप है और 2 बॉल्स v वेलोसिटी से मूव कर रही हैं. ये 2 बॉल v वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, राइट, इस डायरेक्शन में. तो ये 2 बॉल इससे कोलाइड करेंगी. देन वी हैव द 8 आइडेंटिकल बॉल्स. 2 बॉल्स कोलाइड की एंड द कोलिजन इज इलास्टिक. अगर इलास्टिक कोलिजन होता है और आइडेंटिकल बॉडीज होती हैं तो आइडेंटिकल बॉडीज होती है, एक बॉडी रेस्ट पे है, एक बॉडी मूव कर रही है. लेट मी शो यू. ये एक बॉडी रेस्ट पे है,
ये मूव कर रही है v वेलोसिटी से और ये रेस्ट पे है, देन व्हाट विल बी द फाइनल सिचुएशन? द फाइनल सिचुएशन विल बी दिस विल की स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v एंड दिस विल स्टॉप। तो जो रखी हुई थी वो चल पड़ेगी और जो चल रही थी वो रुक जाएगी। सो द सेम थिंग विल बी हियर, द टू बॉल्स जब ये कोलाइड करेंगी तो इसमें से ये दो बॉल्स चल पड़ेंगी विद द स्पीड v और ये दोनों बॉल्स रेस्ट पे आ जाएंगी आफ्टर कोलिजन, राइट? तो ये टोटल 6 बॉल ही रहेंगी, तो ये 6 रेस्ट में, 2 जो चल रही थी वो रुक गई और आगे वाली 2 चल पड़ेंगी, राइट? एंड द वेलोसिटी विल रिमेन सेम। सो 2 balls will move, right? So that will be the answer. 2 balls will move with speed v, other balls remaining at rest. That is basic concept. Other than that आप क्या कर सकते हो? Other than that आप conservation of momentum apply कर सकते हो and conservation of kinetic energy apply कर सकते हो। जो भी स्टेटमेंट इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगी, जो भी स्टेटमेंट इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगी वो स्टेटमेंट ठीक होगी। दोनों चीजें सेम रहनी चाहिए, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी, राइट? ऐसा नहीं कि सिर्फ मोमेंटम को कंजर्व कर दो, नहीं। इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। सो यू हैव टू सी बोथ, राइट? A sphere has a perfectly elastic oblique collision with another identical sphere which is initially at rest. The angle between their velocities after the collision is, that is a simple concept. इसका आप आंसर याद कर लो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत आपको पूरा डेराइव करना पड़ेगा, बट वी नीड नॉट टू डेराइव। 2 आइडेंटिकल बॉडीज, इलास्टिक और ऑब्लिक कोलिजन होता है, सो दे मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। A sphere perfectly elastic oblique collision with another body at rest. एक बॉडी मूव कर रही है, दूसरी रेस्ट में है, ऑब्लिक कोलिजन है, आइडेंटिकल है, इलास्टिक है, सो आफ्टर कोलिजन दे विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? तो ये आपको याद करना है। The next, a ball moving with a speed 9 meters per second strike another identical stationary ball such that after the collision direction, right? What is there? ये एक लाइन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल है, ये लाइन ऑफ मोशन ऑफ वन बॉल है एंड दिस इज मूविंग विद स्पीड 9 meters per second. द मास इज m. Another ball is at rest and after collision what has happened? Both move at 30 degree from the initial direction of motion. So one goes in this direction and one goes in this direction, right? This is V1 and this is V2. This angle is 30 degree and this angle is also 30 degree. So what we need to do is, it is a 2D collision, 2 dimension collision है। सो V1 और V2 के 2 कंपोनेंट करेंगे, राइट? दिस इज V1 cos 30 एंड दिस इज V1 sin 30. Then this is V2 cos 30 and this is V2 sin 30. So there is momentum in x-axis, इसको हम x-axis ले लेते हैं, तो ये y-axis हो गया. There is momentum along x-axis as well as momentum along y-axis. So make the momentum conservation along about both axes. So initial momentum about x-axis. Initial momentum about x-axis is equal to final momentum about x-axis. So initial momentum about x-axis is only one ball is moving, that is 9m. So that is 9m is equal to, ठीक है? Because x-axis है तो मैं ij नहीं ले रहा हूँ. The final momentum along x-axis दोनों same direction में, तो mv1 cos 30 plus mv2 cos 30.
इसको सॉल्व कर लो, m m m तो कैंसिल हो गए, cos 30 इज √3/2, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 18/√3, 18/√3, तो ये आएगा 6√3. सो दैट इज 1. नाउ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, मेक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस. So initial momentum along y-axis should be equal to final momentum along y-axis. But initial momentum along y-axis तो था ही नहीं, क्योंकि the ball was moving along x-axis only. तो initial momentum y-axis में था ही नहीं, सिर्फ x-axis में था, तो y-axis में initial momentum 0 हो गया. And final momentum m v1 sin 30, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको मैं प्लस ले रहा हूं, तो ये हो गया माइनस mv2 sin 30. इसको सॉल्व किया तो आ गया v1 इज इक्वल टू v2, एंड ये वैल्यू हमने यहाँ अप्लाई की, तो ये आ गया v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 3√3, यानी बोथ विल हैव द सेम वेलोसिटी, दैट इज 3√3. सो दिस विल बी द आंसर. 22. A uniform wooden plank of mass 200 kg and length 5 meters is floating on its surface, and a man walk right. ये हमारा एक वुडन प्लैंक है, ठीक है. Then there is a man at this position. A man. This length is 5 meters. This weight is 200 kg and the man weight is 50 kg. Right? And this is floating on the water. ये water के ऊपर float कर रहा है, ये हमारा water है. Now, what will happen? As the man will move forward, say with the velocity v, the plank will move backward with the velocity v2 by the conservation of momentum, right? The man was standing over the plank. The plank as the man was at rest. So, initial momentum of the system is 0. And the final momentum is momentum of man plus momentum of plank, right? Momentum of man plus momentum of plank, right? This by initial momentum is equal to final momentum, so final momentum is 0. Now momentum of man, देखो man v1 स्पीड से आगे जाएगा और v2 स्पीड से पीछे जाएगा, राइट? v1 स्पीड से आगे और v2 स्पीड से पीछे, राइट? सो momentum of man, that is 15 v1 plus v2, जो भी है डायरेक्शन वाइज, हम तो वेक्टर में काम कर रहे हैं तो डायरेक्शन तो अपने आप आ जाएगी, प्लस मोमेंटम ऑफ प्लैंक इज 200 v2. सो दिस गिव्स अस 50 v1 is equal to minus 250 v2, minus 250 v2, राइट? ये माइनस साइन इसलिए कि अगर आदमी आगे आएगा तो प्लैंक पीछे जाएगा. जब हम कैलकुलेशन करते हैं वेक्टर में तो हम साइन नहीं लेते, वो वेक्टर में अपने आप आता है. सो नाउ v1 इज इक्वल टू 5 v2, v1 is equal to 5 v2. Now v1 can be written as s1 upon t. तो s1 upon t is equal to 5 s2 upon t. s1 is 5, that is 5
S2, तो S2 is equal to 1 meter. So net displacement of man is S1 minus S2, that is 5 minus 1 is equal to 4 meter. That means if the man will go 5 meter forward, then plank will go 1 meter backward. So net displacement of man and plank will be 4 meter, right? This question if I do without vector, then how I will do? Initial momentum is 0. Initial momentum is 0. So final momentum must be 0. फाइनल मोमेंटम कब जीरो हो सकता है? जब मैन का जितना मोमेंटम फॉरवर्ड हो उतना प्लैंक का मोमेंटम बैकवर्ड हो, राइट? सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे. सो मैन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू, अब प्लैंक पीछे जाएगा तो प्लैंक के साथ आदमी भी पीछे जाएगा, 200 प्लस 50 V2. सो वी गेट V1 इज इक्वल टू 5 V2. इट इज द सेम एज वी गेट हियर, राइट? सो दिस इज ऑल्सो द वे टू डू दैट, कि आप पहले ही डिसाइड कर लो भाई वो पीछे जा रहा है तो क्यों इतना वेक्टर में झमेला करने की जरूरत, सीधे सीधे हो जाता है. बट ये ध्यान रखना, जब प्लैंक पीछे जाएगा तो खाली प्लैंक पीछे मत ले जाना, प्लैंक के साथ आदमी भी पीछे जाएगा. तो टोटल क्या करना है? 200 प्लस 50 करना है. 200 नहीं लेना है, 200 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. The next, a ball is dropped from a height of 1 meter if the coefficient of restitution between the surface and ball is 0.6. The ball rebound to height. देखो, what is coefficient of restitution? That is relative velocity of approach. Sorry, relative velocity of separation to relative velocity of approach. And we take the mod of this. Now this is ground, a ball fall and then rebound back. Say it fall with velocity u and it rebound with velocity v. So velocity of ground, will remain 0 before collision as well as after collision. Velocity of ground will be 0 before collision or after collision. So E is equal to V by U, क्योंकि ये तो 0 हो गई, ये दोनों तो 0 हो गई, and this is V velocity से rebound हुआ, U velocity से आया, and this से हो गया h1 height, तो √2g h1 upon √2g h0. अब E हमको दे रखा है कितना? 0.6 and that is root h1 upon root h0 is 1. तो h1 is square of this, that is 0.36. So it will rebound to a height of 0.36 meter. Correct? The next, अब ये आ गए मैग्नेटिक इफेक्ट के क्वेश्चन. A proton moving with constant velocity passes through a region of space without any change in velocity. If E and B present the electric, then may not have. ये कोई प्रोटॉन है, ये अनडेविएटेड पास हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स लगाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा फोर्स लगेगी, दैट इज हाउ मच? द फोर्स इज QE. जिस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा फोर्स होगी, राइट? एंड देन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फील्ड सेम होते हैं. फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड होती है QVB sin थीटा. F is equal to 0 if theta is equal to 0 degree or 180 degree, right? So now let's explore the option, right? अगर दोनों ही नहीं है तो वो अनडेविएटेड पास हो जाएगा, that's true. Any change in velocity, तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें E है वो तो नहीं होगा, right? Like E है लेकिन B नहीं है,
तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं। E 0 है, B नॉट इक्वल टू 0 है, E 0 है, B नॉट इक्वल टू 0 है, तो भी पास हो जाएगा विदाउट चेंज इन वेलोसिटी। क्यों? उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री या 180 डिग्री। E नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0, ये भी ट्रू हो जाएगा। ये कैसे? लाइक अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाए तो ये भी ट्रू हो जाएगा। सो व्हाट इज नॉट पॉसिबल? दिस। E नहीं है, E 0 नहीं है, लेकिन B 0 है, ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अवर आंसर, राइट। सो आपको ये पूरा एक्सप्लोर करके देखना पड़ता है कि किस सिचुएशन में फोर्स लगेगी और किस सिचुएशन में फोर्स नहीं लगेगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, मींस फोर्स नहीं लगना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस केस में तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इस केस में भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड तो 0 डिग्री एंगल हो गया तो भी हो जाएगा। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन, राइट। Two particles x and y having equal charge. Charge on x equal charge on y. After being accelerated through the same potential difference भी same है दोनों के लिए. In a region of uniform magnetic field भी दोनों का same है, right? Describe path of radius r1 and r2. The ratio of mass of x to mass of y, right? Now radius होता है mv अपॉन qb, ये तो हो गया मोमेंटम के टर्म्स में। इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, दैट इज 2mqv अपॉन qb, ठीक है। इसको पोटेंशियल के टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा जो आ गया, ये q से q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/b रूट 2m अपॉन q, रूट 2mv अपॉन q। सो नाउ लेट्स सॉल्व इट। r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू, b तो सेम है, फिर भी लिख लेते हैं, by अपॉन bx रूट 2mx Vx upon 2my Vy into Qy upon Qx। नाउ काट पीट देते हैं, जो जो कटेगा, By Bx इक्वल 2b इक्वल Vx Vy भी इक्वल Qy Qx भी इक्वल। सो दिस इज आ गया हमारा r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ x अपॉन मास ऑफ y। सो दिस विल बी r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, सो दैट विल बी द आंसर, राइट। Two identical coils have a common center and their planes are at right angle to each other. They carry equal current. If the magnitude of the magnetic field at the center due to one of the coil is B, then that due to, right? Identical coils है, identical current है, तो दोनों का magnetic field equal होगा। Now, these coils are like this, concentric and perpendicular plane। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये है। सो टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिजल्टेंट आ गया, एंड दैट विल बी b रूट 2। तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो द आंसर इज b रूट 2। देन a potential difference of 600 volt is applied. What is these are two capacitor plates, one positive, one negative. The potential difference is 600 volt and thickness is 3 mm. एक इलेक्ट्रॉन v स्पीड से जा रहा है,
the speed of electron is 2 into 10 to the power 6, राइट। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू V बाई डी, सो दैट इज 600 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -3, so that is 2 into 10 to the power 5, right? Now we can calculate the speed. A particle passes undeviated from a combined electric and magnetic field when V is equal to E by B. A particle passes undeviated from a combined electric and magnetic field when V is equal to E by B. V is given to us 2 into 10 to the power 6. E we calculate 2 into 10 to the power 5 and then B. तो B is equal to हो गया 0.1, right? So this is 1. तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो 0.1 होगा. Now we have to find the direction of magnetic field into the page or out of the page, right? For that we have to calculate the direction of force. हमें direction of force लेनी पड़ेगी. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है. अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तो ये मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए, राइट? Let's use the Fleming left hand rule. The left hand rule says this is F, V and V. This is for positive charge. तो हम पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाल लेते हैं, हमारा नेगेटिव है तो उसको उल्टा कर देंगे. सो अकॉर्डिंगली वी हैव दिस F, this is V, B. So we get inward direction. Inward for positive charge. So for negative charge it will be outward. So that will be out of the page. 0.1 Tesla out of the page, right? So आपको ये लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट करना है. और ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड रूल इज डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव चार्ज. अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आप उससे डायरेक्शन निकालोगे, जो आएगा उसका अपोजिट कर दोगे. A conducting circular loop of radius, it is placed in a uniform such that B is perpendicular to the plane of loop. Magnetic force acting on the loop is, देखो कोई भी लूप कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में है, उसके ऊपर फोर्स हमेशा 0 होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ लूप, राइट? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. इसमें हम एक लूप ले लेते हैं, राइट? इस लूप में ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई. ये हम एलिमेंट लेते हैं तो इधर डायरेक्शन ऑफ करंट होगी. सो नाउ इफ आई कैलकुलेट द फोर्स यूजिंग द सेम लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज बी, दिस इज आई, तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, और इधर फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी. So there will be always two elements who will have the equal and opposite force. So net force on the loop will always be 0. Net force loop पे हमेशा 0 होगी. So ये ध्यान रखना, complete loop net force is 0, right? Next, a proton and an alpha particle are projected with the same kinetic energy at right angle to a uniform magnetic field. The kinetic energy of proton is equal to kinetic energy of alpha particle. Will be bent in a circular path radius. Radius का consideration करना है हमको, right? Radius in terms of kinetic energy होता है √2 mk upon qp. So radius is proportional to √m by q. So radius of proton upon the radius of alpha particle, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो बराबर हो गई थी. मास ऑफ प्रोटॉन इज m एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m. अल्फा पार्टिकल में 4 न्यूक्लियन होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल मास हो गया 4m. नाउ Q for alpha particle is 2e and Q for proton is e. तो ये इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 1. सो सेम
So that will be same radius, right? And the last of this second video. A current I flows in a circular wire which subtend an angle 3 pi by 2. So we have a circle like this as a, and this is the angle, that is 3 pi by 2, and this is current I. If the radius of the circle is r, radius is r, then the magnetic induction at the center is, देखो अगर ये सर्कल पूरा होता है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2r। अब अगर पार्ट ऑफ सर्कल है तो जितना पार्ट है उतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड, सो इन अवर केस इट इज म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 3 पाई बाई 2 इंटू 2 पाई, right? So pi cancel, so this is 3 by 8 mu naught I by r. So that will be the answer. So these were the solution of question number 16 to 30. In the next video we will discuss the remaining question. Thank you for this.